लेकिन देखिए बाजार में इस समय कुल मिलाकर तेजी का माहौल है। 3 में से 2 स्टॉक ऊपर हैं और अभी भी हम प्रेस्टीज की बात कर रहे थे, अब वो 7% ऊपर ट्रेड करता हुआ और 25% वॉल्यूम एवरेज के सामने हो चुका है। ऐसा ही एक और स्टॉक जिस पर रियल एस्टेट पे आप बेट कर सकते हैं, आज मैंने चुना है पंड्या का फंडा। और ये क्वाजी रियल एस्टेट स्टॉक जो हम कहते हैं बॉम्बे डाइंग, उस पर आज मेरी नजर है। 180 रुपए के टारगेट के साथ यहां पर हम आपको तेजी का कॉल दे रहे हैं। पिछले सेशन में ये स्टॉक जो नीचे आया, हमें लगता है कि इसने आपको खरीदारी का एक मौका दिया है और आज आप यहां पर दाव लगाएंगे तो ये आपको शानदार मुनाफा कमा कर देगा। 180 तक के जो टारगेट की बात हम कर रहे हैं, इसके पीछे वजह यह है कि एक रीस्ट्रक्चरिंग की प्रक्रिया चल रही थी जिसको अब कोर्ट से मंजूरी मिल चुकी है, तो अब वो प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। उस प्रक्रिया के तहत जो किया जाने वाला है, इस कंपनी की एक रिलेटेड ग्रुप कंपनी है स्केल सर्विसेज करके, वहां पर इन्होंने अपना रियल एस्टेट का कारोबार डाल रखा था। वो वहां से डीमर्ज हो रहा है और बॉम्बे डाइंग में मर्ज हो रहा है। तो इसकी वजह से बॉम्बे डाइंग के जरिए अब आप इस रियल एस्टेट प्रोजेक्ट पर बेट कर पाएंगे। और एक अच्छी बात जो हो गई इस वीकेंड के दौरान कि इनके साउथ बॉम्बे के रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को एक पार्ट ओसी मिल गया, तो वहां पर ऑक्यूपेशन शुरू होगा, तो ये फ्लोज यहां पर आते हुए आपको नजर आएंगे। एक और खास बात जो इस दौरान दिखाई दी है इन सारी डेवलपमेंट्स के बीच में कि काफ़ी सारे बड़े खिलाड़ियों की नज़र, बड़े फंड्स की नज़र इस स्टॉक पे पड़ी है। और आपने निचले लेवल पर जो खरीदारी देखी है, हमारे सूत्र जो इंस्टीट्यूशनल साइट में है वो ये बता रहे हैं कि दरअसल काफ़ी बड़े फंड्स ने यहाँ पर इंटरेस्ट दिखाया है और बड़ी पोजीशंस ली है, जो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि सारे डेवलपमेंट, इस रीस्ट्रक्चरिंग, इस रियल एस्टेट के बदलते हुए माहौल को देखते हुए काफ़ी बड़े खिलाड़ी हैं जो इस स्टॉक पर दाव लगा रहे हैं इस लेवल पर। और ऐसे में काफी लंबे करेक्शन के बाद अब ये स्टॉक बॉटम आउट हुआ है, तो आप उम्मीद करेंगे कि यहां पर एक लंबी तेजी देखने को मिलेगी। 180 का जो हम टारगेट दे रहे हैं, दरअसल जिन एनालिस्ट ने इसको ट्रैक किया है और इनके प्रोजेक्ट्स का असेसमेंट किया है, उनका कहना है कि करंट लेवल पर ये काफी अट्रैक्टिव दिख रहा है। लेकिन हम सिर्फ आधे नुकसान की भरपाई की बात में 180 की बात कर रहे हैं। अगर इससे और ऊपर गया तो फिर आपको और भी बेहतर लेवल आते हुए नजर आ सकते हैं। एक और खास बात, जो ये डीमर्जर हो जाएगा उसके बाद जो ये स्केल सर्विसेज है, ये अपने ट्रेडिंग का जो इनका मूल कारोबार हुआ करता था उस पर फोकस करेंगे और बॉम्बे डाइंग के प्रोडक्ट्स की ऑनलाइन सेल्स पे भी फोकस करेंगे। और हाँ, ये बात मत भूलिए कि ये ओरिजिनली एक टेक्सटाइल कंपनी है। हालांकि टेक्सटाइल के कारोबार में काफ़ी स्ट्रेन देखने को मिला है, पर इस डेवलपमेंट के बाद हमें लगता है कि ये टेक्सटाइल का कारोबार अब हाल में जो सरकार ने बड़ी रियायत इनको टैक्स में दे दी है, वहाँ से दबाव कम होगा तो रियल एस्टेट ड्राइव करेगा। और अगर टेक्सटाइल ड्रैग नहीं करेगा तो ऐसे में आपको 180 के जो टारगेट हम बता रहे हैं वो हासिल होने चाहिए। वागले साहब, आपका तो पसंदीदा स्टॉक है ही, आप 180 के टारगेट से पहले तो 160 की बात करूंगा। अभी 142 है, आपका 135 का स्टॉप लॉस होना चाहिए, 134, 135, 160 का टारगेट, और ये शायद 3 से 4 दिन में आ सकता है। उसको क्रॉस करते फिर मैं 185, 190 तक की बात करूंगा। पहले 160 क्रॉस हुआ तो 190 तक जाने का मौका बनेगा। समीर, क्या कहेंगे आप? ग्रुप, अगर आप कंपनी देखिए, ग्रुप स्ट्रांग है और बॉम्बे डाइंग की खुद अर्निंग्स है और रियल एस्टेट का जो डीमर्जर कर रहे थे उसमें ये 250 करोड़ क्वार्टरली सेल्स करते थे और उसका 75% इनको एबिट में आता था। अब क्योंकि वो मर्ज हो जाएगा तो उसका कम से कम 80 to 90% एबिटा में आ जाएगा, जो काफ़ी बड़ा चेंज हो जाएगा और डायनामिक्स चेंज हो जाएंगे। और कहीं ना कहीं ये एक डेट फ्री कंपनी में सिचुएशन में जा सकता है, क्योंकि जो आइलैंड सिटी इनका मेन प्रोजेक्ट है इस रियल एस्टेट का, हाँ, जिसको ओसी मिला है, वहाँ पे इनकी सेल्स अभी भी 30 से 40% है। वहाँ पे अगर वो 50-60% चली जाती है, जो मेरे ख्याल से, और मैं रियल एस्टेट पे 2019 में बुलिश हूँ क्योंकि मैं ओबरॉय रियलिटी, अगर वो है तो बॉम्बे में सेकंड बेस्ट लैंड पार्सल्स बॉम्बे डाइंग के पास है। सही कह रहे हैं। और जो अभी वर्ली में इनका कांस्टेंट है वो भी उसके अंडर ही आता है, तो वो उसकी भी रेंटल इनकम मर्ज हो जाती है। तो मेरे ख्याल से काफ़ी बड़े चेंजेस आएंगे रिस्ट्रक्चरिंग से, और मेरे ख्याल से 180 बहुत दूर नहीं है और बहुत जल्दी आ जाएगा। जितना मेरे ख्याल से 250 तक का मेरा एक टारगेट है। सही है, तो अगले कम का स्टॉक है भी नहीं ये दिक्कत। वागले साहब ने 50 रुपए पे इसको सबसे पहले बोला था और उसके बाद इसने जो तेजी दिखाई वो जग जाहिर है, गई थी 250 तक जाने के बाद सारे मिड कैप्स में जो 20% वाले जो मूव्स आ रहे थे वो रुकने लगे, क्योंकि आपको याद होगा एएसएम में ये शामिल हो गया था। और अब जब हल्के लोग जब सब लोग निकल जाते हैं ना स्टॉक से, कमज़ोर खिलाड़ी, उसके बाद स्टॉक में दरअसल तेजी देखने को मिलती है। और अब आप देखिए 5% के फिर कई दिनों तक सर्किट इसमें फिल्टर रहा, सर्किट फिल्टर बदल चुका है। और ये बात वागले साहब हमने पिछले हफ्ते भी कही थी, सर्किट फिल्टर बदल चुका है, ध्यान रखिएगा, अब ये बड़े मूव्स देने के लिए तैयार रहेगा। तो अच्छी तेजी बॉम्बे डाइंग में देखिए देखने को मिल रही है, बढ़िया स्टॉक का।
और दमदार बढ़त। देखिए 8.5% की अच्छी रैली के साथ ये स्टॉक कारोबार कर रहा है इस समय। हेमंत एक चीज जोड़ दूं, पिछले हफ्ते जो वॉल्यूम्स है गजब के थे, 5, 7, 8 गुना। तो ये मतलब, ये इसका मतलब समझाता हूँ, थोड़ा सा ज्ञान बताइए। अरे सर बताइए। कोई इनसाइडर कोई स्ट्रॉन्ग हैंड एक्यूमुलेट कर रहा है, जिसको जानकारी है, जिसको कुछ पॉजिटिव है। जैसे कि मैं कह रहा था, जो सूत्र मुझे बता रहे हैं वो ये बराबर है, 100% बड़े खिलाड़ियों की इस पे नजर पड़ी है और इंस्टीट्यूशंस की खरीदारी हो रही है। अभी तक वो डेटा आपको पब्लिकली कहीं मिल नहीं रहा है, लेकिन उसी वजह से आप इस तरह की तेजी देख रहे हैं। और आपने जो वॉल्यूम की बात कही, अभी देखिए 10% ऊपर है स्टॉक, और पिछले हफ्ते के उस हाई वॉल्यूम के ऊपर आज अब तक 55% का वॉल्यूम हो चुका है। तो 10 डेज मूविंग एवरेज जो आप कह रहे हैं ऑलरेडी हाई है, उसके ऊपर भी 55% ऊपर के वॉल्यूम आज हो चुके हैं। इनफैक्ट स्टॉप लॉस में थोड़ा सा ऊपर का क्लोजर देना चाहता हूँ ट्रेडर्स के लिए, वो है 141। मैंने 134 की बात कही थी शायद, अभी 141 के भी नीचे जाना नहीं चाहिए। नहीं जाएगा सर, बहुत बढ़िया तेजी इसमें देखने को मिलेगी, इस पर रखिएगा नज़र। 2% ऊपर रिलायंस इंडस्ट्रीज, और देखिए ये है लार्ज कैप्स का कमाल, और जब ये अगर 2% ऊपर चल जाए तो फिर तो मार्केट में और बढ़िया रैली देखने को मिलेगी। तो प्राइवेट बैंक्स तो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, रिलायंस जैसे दिग्गजों में देखिए ज़बरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। ICICI बैंक का भाग रहा है। आप अगले साहब कह रहे हैं एक्सिस बैंक पर नजर रखें। एक्सिस बैंक में सम्भव मुझे ज़्यादा मोमेंटम आज के दिन में लगता है। कोटक की मैंने बात की, वो मोमेंटम अभी मुझे एक्सिस में दिख रहा है। करंटली 754 है, मैं ये लेवल पे बाय करूंगा। 754 751 मेरा बाइंग रेंज होगा। 745 का स्टॉप लॉस और 770 772 का टारगेट। यहाँ से 20-22 रुपये अपसाइड मुझे इंट्राडे दिखती है। चलिए, तो एक्सिस बैंक भी वागले साहब मोहर लगा रहे हैं। कोटक पे तो तेजी वागले साहब ने कराई दी है। एक स्टॉक जो काफ़ी रुक कर नज़र में आता है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। आज यहाँ पर काफ़ी तगड़े वॉल्यूम हुए हैं, करीब करीब पूरे दिन का वॉल्यूम अब तक हो चुका है HAL के काउंटर पे। इस पे राजेश, आपने इसके चार्ट पे नज़र डाली है क्या, कोई व्यू देंगे? देखिए, अगर हम पिछले 5-6 सेशन का अगर मूव देखें तो स्टॉक में एक कंसोलिडेशन के बाद एक आज रिन्यू बाइंग देखने को मिली, और मुझे लगता है कि आज का जिस तरीके का बाइंग एक्शन देखने को मिला, अगर ये स्टॉक 705 के ऊपर अब बना रहता है तो यहाँ से मुझे लगता है 720 से 735 तक के टारगेट इसमें देखने को मिल सकते हैं। सो जिस तरीके का कंसोलिडेशन हमने कुछ पिछले दिनों में देखा है, मुझे लगता है ये स्टॉक यहाँ से 725 730 की रेंज में आना चाहिए। तो करंट लेवल पे बाय करना चाहिए। स्टॉप लॉस 699 रखना चाहिए, और पहला टारगेट 725, दूसरा टारगेट 730 होना चाहिए। आज जिस तरह से ये 700 के ऊपर वागले साहब, कई बार हमने इस पे नजर डाली है, 700 पे आके अटक जाता था। आज देखिए बड़े अच्छे वॉल्यूम के साथ निकला है। वो इग्नोर नहीं किया जा सकता। वॉल्यूम अगर है तो मुझे कंफर्ट आता है। 6% ऊपर है, वो थोड़ा सा मतलब, बट ये चलना चाहिए। पोजिशनली मेरा 750 755 का एक हफ्ते के टाइम से अगर अब ये करते हो 693 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। ग्रुप फाइनेंस में कुछ ब्लॉक डील्स हुई हैं, 2 ब्लॉक डील तो मुझे नज़र आ रही हैं। लाइए डायरेक्टर साहब, ग्रुप फाइनेंस का स्टॉक 276 277 में करीब 0.5% से ज़्यादा शेयरों ने हाथ बदले हैं। 7 8 10 11 अब करीब 41 लाख शेयरों ने हाथ बदले हैं ग्रुप फाइनेंस में। तो देखेंगे, लेट्स सी। आजकल बड़ी सारी जो ब्लॉक डील्स हो रही हैं, और ख़ास तौर पर जो आप देखिए पिछले सत्र में ब्लॉक डील्स हुई हैं, उसमें फिर बाद में फंड्स की नाम निकल कर आए। तो इस तरह की ब्लॉक डील्स पर आपकी नज़र ज़रूर होनी चाहिए। ट्रैक करते हैं ग्रुप फाइनेंस को? हाँ करते हैं, और एक तरफ जब HDFC की ओनरशिप थी तब खरीद के भी रखा हुआ था। अच्छा, बट उसके बाद आपने जब अनाउंस कर दिया बेचा तो बेच दिया था क्योंकि अगर आप एज ए प्रमोटर उसमें कन्विंस नहीं है और आप खुद एज ए कॉम्पिटिटर उस एरिया में एंटर होने वाले हैं, तो मैं मेरे ख्याल से HDFC में ज़्यादा शेयर लूँगा। और मैंने ग्रुप फाइनेंस बेच के HDFC लिमिटेड लिया था। ओके। तो क्योंकि उनका अब मेरे को लगता है अफोर्डेबल हाउसिंग का जो पुश है वो काफ़ी बड़ा आएगा, क्योंकि उनके पास पिछले 3 महीने में 15,000 करोड़ उन्होंने रेज करा है ग्रोथ के लिए, और वो अफोर्डेबल हाउसिंग में बहुत बड़ा गेम चेंजर हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो छोटी कंपनीज हैं अफोर्डेबल हाउसिंग में, वहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती है। अच्छा, ये बंधन बैंक और फिर ग्रुप फाइनेंस दोनों अभी तो मर्जर नहीं हुआ है। मर्जर के बाद चूंकि 5% हिस्सा बेचना होगा HDFC को, तो ये दबाव में रहेंगे। क्या भी हो आपका बंधन देखिए नीचे, तो मेरे ख्याल से बंधन इसमें काफ़ी दबाव में आ जाएगा, क्योंकि अगर आप 5% तो HDFC का बेचते हैं, लेकिन 20% अभी और प्रमोटर की डाइल्यूशन होनी है। तो अगर HDFC को अलाउ नहीं किया गया है तो मेरे ख्याल से प्रमोटर को भी वो रिलीफ नहीं मिलेगा, और वहाँ पे वो टोटल 25% का सप्लाई आ जाता है। वो चाहे अगले 12 महीने में आए, तो एक वो बहुत बड़ा ओवरहैंग रहता है बंधन बैंक के लिए।
तो ये भी हाई कोर्ट में नहीं जाएंगे? जा सकते हैं, लेकिन रिजल्ट में तो वही आएगा जो कोटक बैंक का आएगा, तो इसलिए मेरे ख्याल से ये हाई कोर्ट नहीं जाना चाहते और कोटक बैंक का रिजल्ट देखना चाहते हैं क्या। तो 1 अप्रैल को अगली सुनवाई है कोटक की, उस पर नजर रखेंगे। लेकिन फिलहाल तो बंधन इसी वजह से दबाव में। दरअसल जब ये मर्जर की घोषणा हुई थी उसके बाद HDFC से हमने ये सवाल किया था कि आपको 10% से अधिक हिस्सा नहीं रखने दिया जाएगा नियम के मुताबिक, क्योंकि आप ऑलरेडी HDFC बैंक में हैं। तो उन्होंने ये कहा था कि हम RBI से अपील करेंगे कि हमको इजाजत दे, और वो इजाजत नहीं मिली है। ठीक बात अब है। वो शायद ढूंढना शुरू करेंगे कि कैसे बेचें। बिल्कुल। और देखिए ल्यूपिन तो गिर ही रहा है इन खबरों के चलते कि इनकी एक अमेरिका की फैसिलिटी पर US FDA ने अपने ऑब्जर्वेशंस दिए हैं। लेकिन अब देखिए जेट एयरवेज ये भी धीरे धीरे करके नीचे की तरफ फिसल रहा है, तो लोग थक गए हैं इंतज़ार कर कर के। और ये स्टॉक भी देखिए आप FNO के बैन में है, अब इसे शॉर्ट वगैरह तो हम क्या बोलें, लेकिन यहाँ पर लगातार देखिए दबाव बना हुआ है। वागले साहब इस बार इस फॉल में 200 के नीचे जाएगा क्या? शॉर्ट करने की राय तो FNO के बैन वाले शेयर में नहीं और इतने वॉलेटाइल स्टॉक में नहीं है, लेकिन ओवरऑल चार्ट्स आपको क्या बता रहे हैं? आप कंफर्टेबल नहीं होना? इतने दिन से मैं साइडवेज ये था, मैंने बाइंग की सलाह 262 के ऊपर दी है, उसके पहले बाय की सोचना भी नहीं चाहिए। सही है। 200 अगर ब्रेक करता है 180 तक जा सकता है। ठीक बात है। तो जेट में दिक्कत होगी तो इंटरग्लोब को फायदा होगा, और हम और वागले साहब तो अनुभव कर चुके हैं इस वीकेंड पे, क्या लंबी कतारें थी इंटरग्लोब में, मतलब भीड़। रेट हाइक देखे, हाँ सर, 25% एयर फेयर इंक्रीज कर दिया। हाँ, एयर फेयर इंक्रीज कर दिया, हाइज। और चंदन से पूछते, चंदन जेट पर व्यू, इंटरग्लोब और स्पाइस जेट पर व्यू आप बताइए क्या है? जी देखिए, जैसा आपने नोटिस किया वैसा मैंने नोटिस किया, इस वीकेंड जयपुर जाके आया, आने जाने दोनों की फ्लाइट की टिकट लकीली इंडिगो की थी, तो काफ़ी बुलिश है। 1350 1365 के टारगेट इंडिगो के इमीडिएटली हम यहाँ पे देख रहे हैं, टेक्निकल सेटअप और माइंडसेट को ध्यान में रखते हुए। जेट एयरवेज देखें यहाँ पे पूरा थकान है, इतना मार्केट रिकवरी के बाद स्टॉक नहीं चल रहा है, तो मेरे को नहीं समझ में आ रहा कब चलेगा। कोई ओपन इंटरेस्ट एडिशन भी नहीं हो रहा, फॉलो बाइंग नहीं आ रही। 250 के स्ट्राइक पे कॉल राइटिंग हो रखी थी, वो उस लेवल को पार नहीं किया, 245-47 का हाई मार्क के नीचे आ गया, और ऐसे मार्केट में 50 डेमा के नीचे चल रहा है, तो मेरे हिसाब से वीकनेस बन जाएगी। और इवन ये यहाँ पे भी रहे और मार्केट कंसोलिडेट होगा तो नीचे में वापस 195 198 के जोन को टेस्ट करने के लिए नीचे की तरफ ये अपनी वो रुख है वो जारी कर। अच्छा, जयपुर में सर्दी थोड़ी कम हुई है क्या? वेदर कैसा था इस बार जयपुर का? वेदर अच्छा था, लगभग वहाँ पे 20-21 का टेम्परेचर था, और होली का माहौल है, और राजस्थान में होली का माहौल वो भी शानदार है। क्या बात है। तो आप घेवर लाए नहीं लाए? जी घेवर और गजक लेके आया हूँ। बिल्कुल। तो अभी आते हैं आपके ऑफिस में, नजदीक ही है, ज्यादा दूर तो है नहीं। अच्छा, इस बीच अब देखिए इंटरग्लोब पे जो कहा चंदन ने, बहुत इंटरेस्टिंग, लकीली इंडिगो की टिकट थी, क्योंकि वाकई में अगर आपके पास आज जेट की टिकट हो या स्पाइस की, तो डर लगता है कि ये वाली फ्लाइट कैंसिल तो नहीं हो जाएगी, यही वाला प्लेन ग्राउंड तो नहीं हो जाएगा, तो उसका पूरा फायदा मिल रहा है। हमने जब बात की 1% ऊपर था, अब 2% ऊपर है, 1365 ये है टारगेट जो सुझाए हैं आज चंदन ने आपको। और देखिए फिलहाल दिन के हाईस पर ये स्टॉक अब 2.5% ऊपर ट्रेड करता हुआ, तो फ्लैट सा खुला, लेकिन ये एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इस समय बन रहा है। इस बीच हमारे प्रोड्यूसर साहब बता रहे हैं कि टाटा मोटर्स पे एक बार नजर डाल दीजिए। वागले साहब जल्दी से नजर डालिए, दिन के हाईस पर ये स्टॉक पहुंचता हुआ नजर आ रहा है टाटा मोटर्स का, और DVR भी। क्या लगता है आपको? प्रदीप, मोमेंटम तो है, इंट्राडे मोमेंटम है, बट मेरा इसमें लॉन्ग टर्म व्यू तो आपको पता है। बट अगर आप आज के लिए ले रहे हैं, मैं कहूँगा कि इसमें मोमेंटम है, वॉल्यूम बिल्टअप है, तो एट द लेवल ऑफ 184 184.50 आप 2-2.5 रुपये के स्टॉप लॉस से लीजिए। 190 तक मुझे दिखता है 5.5-6 रुपये मिलने चाहिए, इंट्राडे कॉल है। तो ये मुझे लगता है समीर जी ने जो मारुति बेचे हैं वो टाटा मोटर्स में फिर डाल दिए, नीचे वाला तो नहीं आपके पास? नहीं, हमने तो उस दिन खरीदे थे जिससे वो सबसे बड़ा फॉल आया था, क्योंकि अगर आप देखें तो मेरे ख्याल से जो ये कह रहे हैं 190 अब इंस्टीट्यूशंस का फ्लो इस तरफ चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर वो JLR इश्यूज धीरे धीरे और ब्रेक्जिट डिले हो जाता है तो टाटा मोटर्स सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है, क्योंकि JLR सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है उसका, और वहाँ पे इंस्टीट्यूशन फ्लो वापस आ जाएंगे जो इस प्राइसेस को काफ़ी पुशअप कर सकते हैं और काफ़ी सडनली पुशअप कर सकते हैं। तो रखिएगा नज़र, अच्छी तेज़ी दिखा। चंदन, आपको भी नज़र आ रहा है मोमेंटम, और ट्रेड किया जाए इस कैचअप, इस मोमेंटम को कैच किया जाए? जी, आप टाटा मोटर्स की बात करें। जी हाँ, देखिए टाटा मोटर्स थोड़ा सा लेगार्ड था, बट अब पिछले 3 दिनों से जिस हिसाब से 50 डेमा के आसपास होल्ड कर रहा है और 178-180 के लेवल को यहाँ पे रिस्पेक्ट कर रहा है,
लग रहा है यहाँ पे मूवमेंट बन जाएगा, बट फिर ये भी सलाह रहेगी कि मोमेंटम के साथ में रहे। इस काउंटर में मूवमेंट आ सकता है, बट फॉलो अप आता है नहीं आता वो इंपॉर्टेंट है। एज ऑफ नाउ यही सलाह रहेगी कि एफएनओ में लगभग 185 के आसपास है, 180 हाफ का स्टॉप लॉस लगाइए और ऊपर में 193 194 तक के लिए प्ले करें। बट ध्यान रखें काउंटर काफी डल है, ऊपर के लेवल में बार बार सप्लाई आ जाती है, तो बाउंस बैक के हिसाब से ही प्ले करना बेहतर रहेगा। ऑलराइट, इस पर रखिएगा नज़र। स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज तो देखिए आज फिर से गिर गया है। ये पिछले शुक्रवार को भी इसमें दबाव देखने को मिला था और आज भी ये स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज का शेयर प्रेशर में है उन्हीं खबरों के चलते कि चाइना में केबल के दाम घट गए हैं। तो आज भी बहुत जबरदस्त तो रिपोर्ट बहुत ही डराने वाली है दरअसल। क्या होगा, निकल जाए जिसके पास है प्रॉफिट? मेरे ख्याल से पहले ही निकल जाते जब वो इधर। नहीं सर, अभी तो पहले निकले होंगे आई एम श्योर। अब भी निकल सकते हैं क्योंकि अभी भी मेरे ख्याल से वैल्यूएशन काफ़ी ऊपर है। और ये जो स्टोरी है जियो की, फाइबर की, ये स्टोरी मेरे ख्याल से बहुत पहले ही प्ले हो चुकी है नंबर्स में आने से। और चाइना का अगर आप प्राइस कट्स देखें तो वो ट्रेड वॉर बहुत चीज़ों का इम्पैक्ट फाइबर पे डलता है। और मेरे ख्याल से यहाँ पे 5G जो आएगा वो थोड़ा डिलेड आएगा और उनको काफ़ी इम्पैक्ट आ जाएगा फाइबर पे। तो निकल जाए है ना? निकल जाए। बागले साहब आपके पास है भी? मेरे पास है, बट वो मेरे पास 90 के लेवल्स के हैं। सर प्रॉफिट हो रहा है तो मैं सोचता हूँ अभी कालरा साहब ने बोला, कालरा साहब की एडवाइस ली जाए। कालरा साहब देखिए अपने पड़ोसी होने का फायदा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कालरा साहब एक बार बता दिए जिन लोगों को फंडामेंटल न्यूज़ नहीं मालूम, हुआ क्या है उसमें? मेनली ये हुआ है कि अगर आप चाइना में चाइना अगर आप देखें तो टेक्नोलॉजी वाइज और फाइबर वाइज सबसे हाईएस्ट केपेक्स करता है। ठीक बात है। और जब यूएस में काफ़ी कंपनीज हैं, टॉप 3 कंपनीज ग्लोबली हैं, स्टरलाइट 5th या 6th नंबर पे उस सिस्टम में आता है। और चाइना ने प्राइस कट्स काफ़ी बड़े करे हैं क्योंकि इनका जो केपेक्स है वो फाइबर पे 40% डाउन करा है उन्होंने। और उसकी वजह से जो यूएस की कंपनीज हैं उनकी 30 से 40% अर्निंग्स कम ऑलरेडी हो चुकी हैं। स्टरलाइट एक नेगेटिव इम्पैक्ट में जाएगा क्योंकि जो उनका एक्सपोर्ट सिस्टम है जी वो चाइना की डिमांड पे भी इम्पैक्ट करता है। तो अगर वहाँ प्राइस कट्स हुए हैं तो इनकी एक्सपोर्ट जो आज की डेट में 40-45% अर्निंग्स है वहाँ पे डायरेक्टली इम्पैक्ट होगा। तो एक 10 से 12% का क्वार्टरली इशू नीचे आएगा। और वहाँ पे जो मेरे ख्याल से इवन जियो का एंड है, जो इंफ्रा है, जो डोमेस्टिक है, वहाँ पे भी एसेट सेल्स होंगे और केपेक्स स्लोअर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से स्टरलाइट पे काफ़ी ज़्यादा दबाव है। और प्लेज शेयर्स का तो ऑलरेडी एक इम्पैक्ट है इसमें। जैसे प्राइसेस नीचे आएंगे, स्टॉक प्राइसेस नीचे आएंगे, प्लेज शेयर भी कहीं ना कहीं सप्लाई में आ जाएगा। ठीक बात तो है। अगर आप देखिए 2 दिन में आज 4.5% गिरा है, पिछले सेशन में कुछ 8% गिरा था शुक्रवार को, तो उस 2 दिनों में 12-13% की गिरावट इस स्टॉक में आ चुकी है 220 के करीब। और जिस तरह से फिलहाल समीर आपको कह रहे हैं कि यहाँ पर और भी काफ़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। अच्छा, हमारे प्रोड्यूसर साहब बता रहे हैं कि वायदा कारोबार में जहाँ अच्छी पोजीशंस बनी है उन पर एक बारगी नज़र डाल लेनी चाहिए। तो आइए आपको बताते हैं कहाँ बन रही है वायदा कारोबार की तगड़ी पोजीशंस। BEML टॉप कर रहा है यहाँ पे, देखिए आपके सामने आता हुआ। इसके बाद IOC, जस्ट डायल, HPCL और टाटा मोटर्स। तो ये स्टॉक्स जिन पर हम लगातार नज़र डाल रहे हैं और हमने बाजार खुलने के साथ ही आपको जो ट्रेडिंग का कॉल दिया है वो बिल्कुल कामयाब होता हुआ। और शॉर्ट कहाँ हो रहे हैं? लुपिन, मारुति, ग्रासिम, इसके अलावा वेदांता और कैडिला हेल्थ केयर। कैडिला में भी शॉर्ट बन रहा है, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। खबर तो अच्छी है इनके लिए, लेकिन यहाँ पर कमजोरी फिलहाल देखने को मिल रही है। वेदांता ये एक स्टॉक या एक सेगमेंट कह सकते हैं मेटल्स का, अब तक नज़र में नहीं आया। चंदन, क्या आपको लग रहा है कि वेदांता में एक शॉर्ट का ट्रेड लेने का मौका है? बिल्कुल लेना चाहिए। मैं बताता हूँ फिर खबर क्या है, बताइए। जी देखिए यहाँ पे हेमंत जी आप बोल रहे हैं? नहीं सर, आप पहले बताएंगे। जी देखिए प्रदीप, यहाँ पे अब मेटल में ऑलरेडी मूवमेंट हो चुका है और कहीं ना कहीं अटकते हुए नजर आ रहे हैं। और पिछले 7-8 दिन से जहाँ पे निफ्टी वन साइड चल रही है, ये काउंटर है, बार बार अपने 180 के लेवल को नहीं पार कर पा रहा। 180 की कॉल में राइटिंग है। तो मेरे हिसाब से फ्यूचर का लेवल देखें तो 179 के स्टॉप लॉस से पोजीशन बनाई जा सकती है। और अब की बार ये काउंटर 172, 73 के नीचे जाए, 172 के नीचे जाए तो इसमें 165 तक की जगह बन सकती है। तो मेरे हिसाब से ऑलरेडी यहाँ पे एक नेगेटिव फैक्टर इफेक्ट होने लगा है। पॉजिटिव मोमेंटम नहीं आ रहा है, 50 डे का एक्सपोनेंशियल हर्डल बन रहा है, तो यहाँ पे नेगेटिव सेंटीमेंट बन रहे हैं और शॉर्ट्स की पोजीशन यहाँ पे कॉल राइटिंग के साथ बनना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक बात है। और देखिए रुपया ये कहते हैं रुपया सब बहुत सारी चीज़ों को दरअसल आप एक इवेंट से प्ले कर सकते हैं। रुपये की मजबूती दरअसल मेटल्स के लिए भी ये ख़राब खबर है। काला साहब सही है ना? मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारी कंपनियाँ आप कह रही हैं सरकार से कि कृपया करके
कृपया करके कुछ और मेजर्स उठाइए, क्योंकि जो डंपिंग हो रही है भारत में वो गजब की हो रही है, और इंपोर्ट जो हो रहा होगा, अब जो भी कुछ इंपोर्ट हो रहा होगा वो सस्ता हो जाएगा, जाहिर सी बात है। तो मेटल कंपनियों के लिए जो अच्छी खबरें थी वो देखिए अब खत्म हो रही हैं। तो मेरे थीम रडार पर था ये पूरा पॉकेट और रुपए की मजबूती से कौन कौन से सेक्टर्स को नुकसान होगा वो भी आपके ध्यान में रखना चाहिए। उसमें मेटल्स में अब आपको तेजी इस समय नहीं करनी चाहिए। आप देखिए ग्लोबल मार्केट्स मजबूत हैं, लेकिन मेटल्स जो हैं वो चल नहीं रहे हैं, मेटल्स ठंडा कारोबार कर रहे हैं। उसका कारण है ये रुपया, इसीलिए इस पर रखिएगा नजर। मेटल्स तब घूमेंगे वापस जब ये रुपये मजबूत होना एक बार रुक जाएगा। सर ठीक एनालिसिस एकदम परफेक्ट सर, आप एनालिसिस करेंगे। लेकिन उसमें एक और फैक्टर है, अगर चाइना और यूएस की डील जो अब पहले अप्रैल में थी, अब वो न्यूज़ आ रही है कि जून में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक बात है। जितना वो डिले होगा उतना मेरे ख्याल से मेटल्स में मंदी आएगी, और वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है पूरा सिस्टम रिवर्सल होने के लिए। प्रदीप एक और चीज जो, हाँ आप बताइए। वागले साहब का जो लेवल था वो फाइनली समीर ने तोड़ दिया है, 6880 के नीचे अब वहीं आ गया है। तो बताइए वागले साहब। मारुति तो आज बेस्ट शॉट था वागले साहब, लेकिन ये जो टूटा है ये अभी बताइए। अभी भी आप टारगेट दे दीजिए नीचे के 6550, लेकिन आज क्लोज होना मेरे लिए जरूरी है। ये कमजोर हो गया है सर, ये मतलब दिक्कत की बात है मारुति के लिए। मारुति जैसा हैवी वेट 3.5% नीचे, 6550 के टारगेट अब आप दे रहे हैं, और 6950 का स्टॉप लॉस, 100 रुपए ऊपर 300 रुपए नीचे। अब ऑटो कम, अच्छा मारुति के पूर्व डीलर जब आपको कह रहे हो तो इससे ज्यादा मतलब हमने पूछा था, लेकिन वो टाटा मोटर में बाय करने की बात कर रहे हैं, उसमें भी मुझे 205 के ऊपर का ऑटो का हमारे नए एक्सपर्ट जो उभर कर आए हैं चंदन जी, मारुति ये बताइए क्या व्यू है अब आपका, ये जो अभी ब्रेकडाउन हो रहा है इसको देखकर? जी देखिए, मारुति में तो इनफैक्ट हम यहाँ पे कॉल राइटिंग की सलाह दे रहे हैं। जिस हिसाब से डेटा सेटअप बन रहा है, नहीं लग रहा 7200-7300 का लेवल जाएगा, और ऑलरेडी इसने वैसा ही फैक्टर किया और आज काफ़ी एक बड़ा सेल ऑफ देखने को मिला है। और स्पेशली आप टेक्निकल बात करें तो एक राइजिंग सपोर्ट ट्रेंड लाइन उसको तोड़ा है, और कहीं ना कहीं मार्केट चलने के बाद काउंटर थक रहा था और साफ इंडिकेट कर रहा था कि यहाँ पे प्रेशर है, और एक्जैक्टली वैसा ही देखने को मिला है। नेक्स्ट लेवल है वो 6725 के आसपास आना चाहिए, और एज ऑफ नाउ ऐसा लग रहा है कि ये काउंटर थक चुका है। यहाँ पे मंदी की पोजीशन बनी हुई है और कॉल राइटिंग इंटेक्ट है, तो थोड़ा यहाँ पे एक चेंज ऑफ सेक्टर देखने को मिलेगा। और दूसरा ऑटो सेक्टर में, ऑटो और एफएमसीजी कंपैरेटिव मेरा मानना है स्लो मोमेंटम रहेगा। बैंकिंग, एनबीएफसी और दूसरे सारे काउंटर में पॉजिटिव मोमेंटम रहेगा। इसका असर आप देखिए सारी ऑटो स्टॉक्स पर देखने को मिल रहा है। स्कॉट्स देखिए 1% नीचे, टीवीएस मोटर देखिए यहाँ पर भी दबा हुआ, आइशर मोटर आप हम कह रहे थे देखिए इस पर भी रखिएगा नजर। वागले साहब ये भी देखिए फिसल रहा है, क्या बेचेंगे? आइशर मोटर में फॉल अभी शुरुआत हुई है, इलिक्विड जरूर है, लेकिन ये क्लियर कट ब्रेकडाउन है। 22,400 का वो लेवल है जो अभी अभी ब्रेक कर रहा है। इसको एक 100-150 रुपए का स्टॉप लॉस लगेगा, और नीचे में 400-500 रुपए, 21,600 तक की मैं बात करूंगा। मदरसन सुम्मी भी बेचेंगे साथ में? मदरसन सुम्मी, अच्छा आप देखिए बताइए चंदन जी, मदरसन सुम्मी देखिए ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स के लिए आज खराब दिन है। इवन टायर शेयर देखिए कमजोर है। अब ऑटो नहीं बिकेगा तो टायर में क्या फिर बिक्री होगी? टायर में भी देखिए अपोलो टायर फिसल रहा है, सीएट में दबाव देखने को मिल रहा है। तो जो आज सीएनबीसी आवाज पर सबसे पहले हमने आपको राय दी थी, बल्कि आज तो हमारा ट्विटर का सवाल भी यही था कि क्या ये खराब खबर पूरे सेक्टर के लिए है, और आप लोगों ने, ज़्यादातर लोगों ने देखिए आज सही जवाब दिया है। मैं देख रहा था इस पोल में जितने लोगों ने अब तक पार्टिसिपेट किया है वो यही कह रहे हैं कि जी हाँ, मारुति का ये खबर का ऐलान जो हुआ है ये पूरे ऑटो पैक के लिए नेगेटिव है। तो सीएनबीसी आवाज़ के सभी दर्शकों को जिन्होंने इस ट्विटर पोल में पार्टिसिपेट किया उनको बधाई, आप बिल्कुल सही गेस कर रहे थे। मदरसन सुम्मी अभी क्या अभी बेच दे चंदन क्या? जी हाँ, देखिए लास्ट वीक में इसने एक इन्वर्टेड हैमर बना था, और लास्ट वीक इसने इंडिकेट कर दिया कि ऊपर के लेवल से सप्लाई आ रही है। 4 वीक का पॉजिटिव मोमेंट के बाद में अब जो नेगेटिव पॉजिटिव ट्रेंड है वो खत्म होने वाला है। मेरे हिसाब से यहाँ पे भी होल्ड कर दिया तो यहाँ से 4-5% डाउन साइड बन जाएगा। टेक्निकली भी यहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूशन काइंड ऑफ दिख रहा है, और 3-4 दिन पहले जब बाइंग इंटरेस्ट था तो उसमें वॉल्यूम इतना नहीं देखने को मिला था, वो भी संकेत दे रहा है कहीं ना कहीं ऊपर काउंटर थकता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे बिकवाली की सलाह रहेगी मेरे हिसाब से 167 का स्टॉप लॉस सफिशिएंट रहेगा। नीचे में यहाँ पे 156-157 तक के टारगेट बन सकते हैं। वागले साहब भी कह रहे हैं मदरसन सुम्मी बेचें। अच्छा, मदरसन सुम्मी में मैं हेमंत एक चीज ऐड करना चाहता हूँ। पिछले 3 दिनों का बॉटम अभी अभी ब्रेक कर रहा है, तो मेरे लिए स्टॉप लॉस क्लोज है 165.50, 166 भी काफी है, अभी 163 है, 162.50 है। मैं 154 तक की बात करूंगा। 8 रुपए मुझे दिखता है आज और कल में जाएगा सर। हम इसमें तेजी में भी सही पड़े और मंदी में भी सही पड़े, और आपकी एक विशेष टिप्पणी, आप ऑटो एक्सपर्ट है तो ऑटो एंसिलरी एक्सपर्ट भी है, क्या लगता है?
नहीं, मदरसन का डोमेस्टिक बिजनेस तो 60% आज भी मारुति पे डिपेंडेंट है। तो वहाँ पे अगर मारुति प्रोडक्शन कट आए तो अगेन ऑटो एंक्स पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। और मदरसन के लिए अगेन जब तक चाइना यूएस की डील सॉर्ट आउट नहीं होती, ये सब जो अब बाउंसेस आ रहे हैं वो मेरे ख्याल से एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनती है रादर देन बाइंग अपॉर्चुनिटी। ठीक बात है, तो इस पर रखिएगा नजर। ऑटो शेयरों में दबाव, तो आज तो कल साहब आपने कमाल दिखा दिया। मैं तो सिर्फ इन्फॉर्मेशन पास ऑन। मैं बागले साहब से यही पूछता हूँ, नाश्ते में आपने क्या खाया था सर? कुछ नहीं खाया था तो सर ऐसे ही आप आया करिए। शुक्रिया। आपने बादाम खिलाए तो हो सकता है। अरे हाँ, ये अब समझ में आया, ये उसका कमाल है। अगर ये सर लीजिए और खाइए। ये भूखे रहने से लोगों के पैसे बनते, तो ये भूखे रही तो ही ठीक है। सर आप और लीजिए सर, क्या बात है। चलिए शुक्रिया आपका समय निकालने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। वागले साहब धन्यवाद आपका भी। चंदन जी, प्रदीप आपके पास आएंगे, वो घेवर और कचौड़ी जो आप लाए हैं, शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। मितेश जी हमारे साथ बने रहेंगे, चंदन जी भी हमारे साथ बने रहेंगे, राजेश जी से हम विदा लेंगे। लेकिन देखिए ख़त्म नहीं हुई है यहाँ पर कहानी। यहाँ पर अभी आपको और भी बहुत सारे ट्रेडिंग के मौके मिलने वाले हैं। तो पहला सौदा जारी है, 10 के दमदार ट्रेड्स बताएंगे एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। तब तक हम बादाम खा लेते हैं।